Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can't. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute. What are you doing, Zakir? You come out. It's not you. Habibi, take him out. Take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Sikher. Hello everyone. This is your favorite Murtid. Salamul Masih. Peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. हेलो एंड वेलकम एवरीवन. आप लोगों का फेवरेट मुर्तिद आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. और आज की हमारी स्ट्रीम में हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम पहले डिस्कशन करेंगे और फिर अपने आज के टॉपिक के ऊपर चलेंगे. आज का टॉपिक तो बहुत खतरनाक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अल्लाह बुतों को पसंद करता था. नहीं 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 नहीं, प्यार करता था. अल्लाह को बुत बड़े पसंद थे, बड़ा प्यार था अल्लाह को बुतों से. तो वो सारे बुत वो कहाँ गए, क्यों अल्लाह उससे नफरत करना शुरू हो गया, इस सारी बातों का सिलसिले का जवाबात और सवालात हम रखेंगे और जवाबात देंगे आप सबको, और आप सबको बताएंगे किस तरीके से अल्लाह बुतों की मोहब्बत से दूर हुआ. अल्लाह बुतों की मोहब्बत से दूर कैसे हुआ, किस तरह हुआ और क्या हुआ, ये बातें हम रखेंगे आज की लाइव स्ट्रीम में. लेकिन उससे पहले हमारे एक बहुत ही अजीज डॉक्टर साहब हैं जिनका मैं तारुफ कराना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ. तो हजरत डॉक्टर एक्स मुस्लिम बिलाल भाई, क्या हाल है सर आपके? वेलकम. Thank you very much, Adam Bhai. Thank you very much for for inviting me today for this wonderful stream. It's an honor to be a part of this show. Thank you very much. सर थैंक यू, आप आए और आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम हमें दिया. तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि लोग सऊदीया जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उनका ईमान ताजा होता है और ईमान तेज होता है. मैंने सुना है आपके साथ कोई हालात डिफरेंट हो गए थे. जी बिल्कुल एडम भाई. मेरी स्टोरी जो है, जो मेरा सफ़र है इस्लाम छोड़ने का, वो इस लिहाज से बहुत डिफरेंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा है हब ऑफ इस्लाम में, इस्लाम के गढ़ में. और ये काफ़ी डिफरेंट है और ऐसा कभी शायद आप लोगों ने सुना ना हो. वहाँ पे जाके लोगों के ईमान और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं. लेकिन मेरी सिचुएशन में मेरा जो ईमान है वो वहाँ पे शदीद मुतज़लज़ल हुआ है. और ओह, जी, और कहते हैं ना कि जो इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंसान की तब्दीली के लिए. किसी भी इंसान के अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और वो थॉट प्रोसेस कहाँ से जन्म लेता है? उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जन्म लेता है. तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने मुझे इस्लाम की लाइन से हटा दिया. और फिर उसके बाद लोग कुछ कहते हैं कि आपको शायद लोग बुरे मिले हैं, आपको बुरे मुसलमानों से वास्ता पड़ता है, लेकिन पड़ा है. लेकिन जब आप देखते हैं कि अगर वो लोग बुरे हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस बुरे हैं, लेकिन अगर मुझे वही चीजें इस्लामिक आइडियोलॉजी में नजर आती हैं, तो फिर हु इज टू ब्लेम? द ब्लेम हैज टू बी, वी हैव टू ब्लेम द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट, जिसकी वजह से मेरे वो एक्सपीरियंसेस हुए. सो अगर मैं अपनी स्टोरी को समराइज करूं, सो दैट इज माय स्टोरी, माय पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड देन आई रियलाइज दैट दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर बिकॉज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, एंड दैट लेड मी टू लीव इस्लाम इन हब ऑफ इस्लाम. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दैट इज सो गुड. अच्छा, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जब भी कोई बंदा किसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कहता है कि यार इस्लाम बुरा है, तो मुसलटे फौरन से खड़े हो जाते हैं. नहीं 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 नहीं, वो बंदा गलत है, बंदा गलत है, बंदा गलत है. नाउ दिस इज वेरी इजी टू से बंदा गलत है. लेकिन अगर हम इसको डिटेल में देखें तो 90% ऑफ द टाइम, मैं 10% का मार्जिन ऑफ एरर दे देता हूं, 90% ऑफ द टाइम वो इस्लामिक तालीमात को ही फॉलो कर रहा होता है. तो बड़ा जबरदस्त आपने बात कही डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब बताएं, कोई कोई एक दो एक्सप्लिसिट एक्सपीरियंसेस बताएं जिनकी वजह से आप में एक एक ज़हनी हिजाब शुरू हुआ, एक हिजान शुरू हुआ, जिसने आपको मजबूर किया कि आप
देखें कि ये इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है और मैंने इस चीज में रहना है कि नहीं रहना है। तो गिव अस सम ऑफ योर अ कपल ऑफ योर इंसिडेंट्स। जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैं सऊदीया में गया तो वहां पे मैंने देखा कि जो रेसिज्म मैंने ऑफिशियल लेवल पे देखी। हाय हाय उसमें, हाय 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 जी जी, हाय। मैं डॉक्टर था अगर, तो एडम भाई आपको बहुत हैरानी होगी कि मैं अपने आप को एक डॉक्टर से कंपेयर नहीं कर रहा। मैं अगर डॉक्टर हूँ, एक पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ या एक इंडियन या बंगाली डॉक्टर हूँ, तो जो मेरी सैलरी है वो एक वहां के अंडर नर्स से कम होगी जो सऊदी नेशनल होगा। ठीक है। जो वहां का सिटीजन होगा, वो अगर अंडर नर्स की पोस्ट पे भी होगा तो उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा होगी। और अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसकी सैलरी मुझसे 3 टाइम्स ज्यादा होगी। अच्छा, अब हम कह लेते हैं कि जी ये इनके रूल्स हैं, ये उस मुल्क ने ये रूल्स बनाए हैं अपने सिटीजन्स को एनकरेज करने के लिए ताकि वो जॉब मार्केट में आए। ओके, मान लेते हैं किसी एक 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 लम्हे तक, जब तक मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ ऐसी हदीसें हैं जिसमें अरब सुपीरियरिटी और स्पेसिफिकली कुरैश के बारे में बताया गया है कि दे आर सुपीरियर्स। अब यप। सी बात है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी आपको कह रही है कि एक खास तबके के लोग सुपीरियर हैं, और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि वो खास तबका आपसे ऊपर है आपकी जॉब प्लेस पे, तो हु इज टू ब्लेम? वी हैव टू ब्लेम द आइडियोलॉजी। वी हैव टू ब्लेम द आइडियोलॉजी। अब आपके सामने, इफ यू गिव मी परमिशन टू शेयर ओ समथिंग। जी बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। या, थैंक जैसे ही आप यू। शेयर करेंगे मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा। बहुत जबरदस्त बात है सर। और बल्कि अभी मैं पिछले दिनों दिखा रहा था मोहम्मद की डेथ के ऊपर जो स्ट्रीम की हुई थी, उसमें भी मैंने दिखाया कि मोहम्मद ने तो खुद अपने खानदान की सुपीरियरिटी दिखाई लोगों को, और फिर दूसरी जगह पे खुद ही कहा कि जो अपने खानदान की सुपीरियरिटी करे वो अपना अपने बाप के उसको एल को चाटे या चक मारे। तो द प्रॉब्लम इज कि यार वो किस जगह पे है, किस मौके पे है, ये एक चीज है जो आपको फिक में नजर आती है। और फिक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि एक अरब लड़की को आपने नॉन अरब से नहीं शादी करानी। ये फिक बिल्कुल। इस्लामिया के अंदर है। और ये मैंने शरा और फिक की स्ट्रीम जब की थी उसके अंदर भी दिखाया हुआ था। लेकिन प्लीज आप शेयर करें, आपके हम जी नोट्स जी। और आपकी कलेक्शन से मुस्तफीद होना चाहेंगे। जी मैं लेके आता हूँ ये स्क्रीन पे, तो इसको आपको जरा जूम करना पड़ेगा ढेर सारा कि लोग इंग्लिश पढ़ सकें। इज दैट ओके? कंट्रोल प्लस करते जाएं, इसके ऊपर क्लिक करके ना कंट्रोल प्लस प्लस करें जरा। क्लिक एनीवेयर इन द यस। इन द ब्राउजर एंड डू कंट्रोल प्लस प्लस। ये तो बिल्कुल ही इससे वो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चलें पढ़ें। जी, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1818 ए, बुक 33, हदीस 1। ठीक है। ये सुन्ना.com के स्क्रीनशॉट हैं, तो इसके ऊपर कोई आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है। सो इट हैज बीन नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू हुरैरा दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, पीपल आर सबसर्वेंट टू कुरैश, द मुस्लिम अमंग देम बीइंग द सबसर्वेंट ऑफ मुस्लिम अमंग देम। सो पीपल आर द सबसर्वेंट ऑफ कुरैश and the बेशक। disbelievers among them being the subservient to the disbelievers among them। तो साफ सही हदीस के अंदर आपके रसूलुल्लाह ने बता दिया है कि कुरैश आर सुपीरियर, अरब्स आर सुपीरियर। और अगर वहां पे मैं रेसिज्म देखता हूं, और उसके साथ, और रेसिज्म कुछ अरसे तक तो मैं बर्दाश्त करता हूं, लेकिन जब मेरी नजर से ये हदीस गुजरती है तो whom to whom should I blame? I have to blame this ideology. I have to say कि नहीं, इन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी से ये चीज ली है जिसकी वजह से मेरे साथ काम करने वाला, हालांकि वो ओहदे में मुझसे नीचे है, आई एम अ डॉक्टर, ही इज एन असिस्टेंट नर्स, स्टिल he is getting more salary than me because he has been declared superior by their prophet। वाह वाह वाह। Okay. और सर अगर आप इसको जूम करें, मैं ऐसा करता हूँ कि लोगों को दिखाता हूँ दूसरे तरीके से ताकि लोगों को नजर आए। एक बड़ी मजेदार बात है इसके अंदर कि यहाँ पे शान बयान की जा रही है उनकी। अगर आप देखेंगे तो, Yes। अगर आप अरबी आप पढ़ सकते हैं, बल्कि आप ही पढ़ के बता दें बिकॉज यू वर देयर। असल असल में अगर आप देखते हैं मैं ना यहाँ असल पे, में, अन्नास तबीउल कुरैश फी हाज़ल शान मुस्लिम। सर देखे क्या जबरदस्त बात की हुई है।
के शान के एतबार से इट हैज बीन रेटेड के कुरैशी जो हैं, ठीक है, उनकी शान बड़ी है, इसलिए तमाम लोग कुरैशियों के मतहत हैं, इन अदर वर्ड्स, नौकर है। नौकर, सब सर्वेंट, यस। सब एंड सर्वेंट देन मींस मुलाजिम। मुलाजिम, और फिर उसके बाद जो है ना गैर मुस्लिम है जो कि आम मुसलमानों के मुलाजिम है। तो इन रियलिटी एक हायरार्की बयान की गई हुई है। यस, और ये बिल्कुल हायरार्की दुरुस्त जो फरमाया। है ये ऑफिशियल लेवल पे उन्होंने अगर इम्प्लीमेंट की हुई है, सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर आइडियोलॉजी, दे आर जस्ट फॉलोइंग व्हाटएवर हैव बीन टॉट टू देम। तो मैं बिल्कुल, अब उन लोगों को ब्लेम तो नहीं कर सकता, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और भी हदीसें आपको मिल जाएंगी जिसमें अरब सुपीरियरिटी का जिक्र किया गया है। और क्योंकि आज आपका टॉपिक बड़ा शानदार है, तो आई वुड लाइक कि आप ज्यादा उस पर भी फोकस करें। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूं। आपने कपल ऑफ इंसिडेंट्स बताए। जो मेरा सेकंड इंसिडेंट था एडम भाई, दैट वाज अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट। कि और इस पे शायद मुझे थोड़ा टाइम लग जाए कि जब मैं वहां पे गया, तो आपको पता है पासपोर्ट तो कन्फिस्केट कर लेते हैं फौरन ही, क्योंकि बिल्कुल। अभी तक वहां पे गुलामी तो चल रही है। पासपोर्ट कन्फिस्केट हो गया था, आई वाज नॉट फ्री टू ट्रेवल। फ्रीडम टू मूव सबसे पहले सेलेक्ट की जाती है। मैं तेज तेज बोल रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा टाइम ना लूं, क्योंकि आपकी स्ट्रीम आज बहुत सर इंपॉर्टेंट आप है। बिल्कुल टाइम लें, और आपको बुलाया इसीलिए हुआ है सर। फर्स्ट 45 एंड मिनट्स आपके हैं, आप बोलें। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्ट्रीम एक्चुअली। तो अच्छा, अब देखें, पासपोर्ट तो कन्फिस्केशन जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो तो फौरी तौर पे आपके पासपोर्ट आपके कब्जे में लेके आपकी आज़ादी को सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि व्हेन आई वेंट देयर, तो विद इन 1 मंथ या शायद 5 वीक्स में, आफ्टर 5 वीक्स आई लॉस्ट माई मदर। ओह, आई आई एम लॉस्ट सो माई सॉरी। मदर एंड आई वाज द यंगेस्ट, और सबसे ज्यादा लाडला। एंड here comes the painful part that I was not allowed to go to Pakistan for her funeral, और उनको आखिरी दफा देखने के लिए आई वॉज नॉट अलाउड, और मैं नहीं गया। एंड मैं ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जा सका अपनी माँ की वफात पे। मैं जा सकता था। उसके पीछे मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि एडमाई आपको पता होना चाहिए, और मैंने मुख्तलिफ स्ट्रीम्स पे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है तमाम एक्स मुस्लिम से, और लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। मैंने जफर भाई के स्ट्रीम पे भी, इसके अलावा मैंने जो हमारे हैं दूसरे भी एक्स मुस्लिम्स हैं उनकी स्ट्रीम पे भी ये बात की है। इस पे बोलना चाहिए। सऊदीया में एक लॉ है एग्जिट री एंट्री सिस्टम का। The moment you enter Saudi Arabia as a worker, you cannot leave until you have an exit and re-entry visa issued by your employer. आपके पास अगर आपका पासपोर्ट भी आपके हाथ में होता है, तो आप सऊदीया के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। यू नीड एन एग्जिट वीजा, एंड दैट एग्जिट वीजा आप दूसरे फॉर्म्स में इसको कह लें कि परमिशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जब तक आपका एम्प्लॉयर आपको इजाजत नहीं देता, आप सऊदीया से बाहर अपने मुल्क में नहीं जा सकते। कोई भी वर्कर नहीं जा सकता। तो what happened, unfortunately my mom died। जैसे अगला दिन वीकेंड का था, 2 छुट्टियां थी, एंड आई वाज टोल्ड कि जी आपका पासपोर्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, और जो है संडे को संडे को वर्किंग डे होता है, तो संडे को जब ऑफिस खोलेगा, देन वी विल अरेंज फॉर योर एग्जिट री एंट्री वीजा। एंड एट दैट टाइम, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि एग्जिट री एंट्री वीजा क्या होता है। एंड आई केम टू नो कि मैं तो सऊदीया से बाहर निकल ही नहीं सकता जब तक मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से परमिशन नहीं होगी, जब तक मुझे हॉस्पिटल का डायरेक्टर परमिशन नहीं देगा। एंड दे रिफ्यूज टू इशू मी एन एग्जिट री एंट्री वीजा। सर दे रिफ्यूज। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पे वर्क करने वाले लोग जाहिल हैं, बिकॉज वो अननोइंगली अनविलिंगली गुलामी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ सऊदीया की बात नहीं है सर, ये दुबई की भी यही बात है। वहां पे जाते ही आपका वीजा ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद वो आपके कफील के पास चला गया, गुलामी की तनख्वाह दे रहे हैं, और लोगों को पता नहीं होता। दे आर गोइंग कि यार हम इस्लामिक कंट्री में जा रहे हैं, हम मुसलमान कंट्री में जा रहे हैं, हमने जो है ना वो नॉन मुस्लिम कंट्री में जाके काम नहीं करना, ये वो वगैरह वगैरह। हम मक्का का भी तवाफ कर लेंगे, काबे का भी तवाफ कर लेंगे, मस्जिद नबी भी चली जाएंगे, वगैरह वगैरह। दे आर सो मच होप कि हम एक इस्लामिक कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस्लामिक कंट्री में क्या क्या इनके साथ होने वाला है। एंड देन दे क्राई अबाउट इट। और मैंने मल्टीपल टाइम कहा है
कि यार दुबई शुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, इन जगहों पे जाके जॉब करना सर गुलामी के अलावा कुछ नहीं, नथिंग बिल्कुल मोर देन बीइंग अ स्लेव। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यार गए और उनके साथ भी बड़े सिलसिले हुए, बड़े मसले मसाइल हुए, तो मैंने अपनी लाइफ में तैयार कर लिया था कि पाकिस्तान में कम खाएंगे, लेकिन दुबई शुबई जॉब के लिए नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल, अब ये उनके बहुत अच्छा लॉज हैं, करते एंड वी कांट फ्रिकिंग डू एनीथिंग बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ द कंट्री, एंड यू कांट हैं। डू यस, एनीथिंग। और ये लॉ ऑफ द कंट्री इज कमिंग फ्रॉम द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। यस, एंड दैट व्हाट आई एम गोना प्रूव, दैट व्हाट आई एम गोना प्रूव टुडे। अच्छा, देखें, मैं उस वक्त नया था एडम भाई, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, ठीक है, उस वक्त वहां पे जो मुझे प्रॉपरली गाइड कर सकते या गाइड कर भी पाते तो क्या कर सकते थे, क्योंकि रूल तो है कि इनका आई नीड एन एग्जिट री एंट्री वीजा, एंड एग्जिट री एंट्री वीजा 2000, मैं आज से 10-11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त एग्जिट री एंट्री वीजा के लिए जरूरी था कि ऑफिस खुलता और एक रिप्रेजेंटेटिव जो है हॉस्पिटल का वो मेरे साथ जवाजात के ऑफिस में जाता और वहां से मेरा वीजा स्टैंप होता और फिर मैं जाता, ठीक है। अगर मुझे ये सिंपल पासपोर्ट पकड़ा देते तो मैं उस पर ट्रेवल नहीं कर सकता था, ओके। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो एग्जिट री एंट्री वीजा इसका आप पे भी करते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए अपने मुल्क में जा रहे हैं तो यू पे 200 रियाल्स, एंड 200 रियाल्स इज राइट नाउ 15,000 पाकिस्तानी रुपीज। ये आप पे कर रहे हैं उनको अपने मुल्क जाने के लिए। यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर आपने 3 महीने के लिए जाना है, यू हैव टू पे 300 रियाल। 4 महीने के लिए 400, 5 महीने के लिए 500 और 6 महीने के लिए 600। अगर कोई 6 महीने के लिए अपने मुल्क जा रहा है, ही विल पे 600 रियाल्स, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 50,000 पाकिस्तानी रुपीज, जो कि इंडियन रुपीज में 17 to 18,000 रुपीज बन जाता है, ठीक है। एंड यू पे फॉर दैट वीजा। अच्छा, अब मेरे साथ एक बहुत पेनफुल इंसिडेंट हुआ। अब चूंकि वक्त ज्यादा गुजर गया तो मुझे रोना नहीं आता ये बताते हुए, और चूंकि मैं बहुत जगहों पे बता चुका हूँ, तो वरना इससे पहले मैं सेंटी हो जाता था, बहुत मैं रोना शुरू कर देता था। क्योंकि एक बेटे के लिए इससे ज्यादा, और वो भी जो सबसे छोटा बेटा, उसके लिए इससे ज्यादा पेनफुल क्या चीज हो सकती है। खैर, मेरे उस वक्त दोस्त नहीं थे, लेकिन जब मेरी वहाँ अरबियों से दोस्ती हुई और मैंने पूछा, यार क्या था, मुझे जाने देते, क्या फर्क पड़ता है, क्यों ये ड्रैकोनियन लॉ बनाया हुआ है तुम लोगों ने, स्लेवरी का ये सिस्टम क्यों अभी तक चला रहे हो तुम लोग। तो उन्होंने कहा, मुझे जो बताया गया कि जो गुलाम अपने आका की मर्जी, क्योंकि दोस्त बन गए थे फिर तो मेरे से फ्रैंक थे, हाँ, कि जो गुलाम अपने आका की मर्जी के बगैर चला जाता है उसके लिए तो उसको तो बहुत नापसंद किया गया कुरान में। हम कुछ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अन इस्लामिक, एग्जिट री एंट्री सिस्टम इज नॉट एट ऑल अन इस्लामिक, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं आपके सामने, ये आप तो ज़ाहिर ये प्रेजेंट करते रहे होंगे, लेकिन चूंकि इस मौके पे बात हो रही है तो हमारे सुनने वाले, मेरे से आपके सुनने वाले और मेरे सुनने वाले अगर ये देख लें साथ साथ, ये मैंने आपसे आपके सामने एक ये रेफरेंस शेयर किया रन अवे स्लेव्स के बारे में। ये बिल्कुल, हदीस है, आपको, आप तो जानते होंगे। अगर उसकी कोई आप इसको नमाज ढूंढ भी कर सके। एक्सेप्ट नहीं होती, और उसकी नमाज भी एक्सेप्ट नहीं होती, और वो मरेगा यस, तो वो काफिर की मौत मरेगा। तो अच्छा, आप दूसरा वाला पेज ले आए हैं। ओके, ओके, होल्ड ऑन, जी होल्ड जी, ऑन। मैं जी, रन जी, अवे आ गया स्लेव, जी, आ गया। कैन आई रिमूव इट? यस, द मैंने फर्स्ट कर वन आई दिया। हैव रिमूव्ड। जी, जी। यस, when the slave runs away from his master, his prayers is not accepted। ये एक रेफरेंस है और रन अवे स्लेव्स के। दूसरे में ऐड होएगा कि वो मरेगा तो डिसबिलीवर मरेगा। बिल्कुल ऐसा, एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ। ये प्लीज, अच्छा, आप हर दफा नई स्क्रीन ऐड कर रहे हैं जी, ये ले। यस। सो a slave who runs away from his master is considered to have committed an act of infidelity until he returns। This is Sahih Muslim, book number 1, hadith number 134। You guys can check कि एक जो गुलाम है, जो अगर अपने आका से भाग जाता है तो उसने ऐसा किया जैसे उसने कुछ कुफर का काम किया, एन एक्ट ऑफ इनफिडेलिटी, तो वो क्यों बेशक। जाने देंगे। अब मुझे नहीं समझ आती कि मुझे ये कहने वाले लोग जो ये कहते हैं कि तुम्हें चूंकि बुरे लोग मिले और उसकी वजह से तुम्हारे जहन में एक नेगेटिव परसेप्शन पड़ गया इस्लाम का, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं कि इसका इसका रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया, या वो लोग हैं जिन्होंने उनको ये सिखाया है
वो आइडियोलॉजी है जिन्होंने ये क्रूरल्टी उनको सिखाई है, ये जुल्म करने के तरीके उनको सिखाए हैं, मैं उस आइडियोलॉजी को क्यों ना ब्लेम करूं? सो आई वुड ब्लेम प्रॉफिट मोहम्मद जो ये सब कुछ कह गए हैं। आपके प्रॉफिट मोहम्मद को मैं ब्लेम करूंगा, मैं उन लोगों को, उनके मानने वालों को ब्लेम नहीं कर रहा, वो तो साफ कह गए हैं। तो जब मैंने ये हदीसें देखी तो मैंने कहा यार इन्होंने तो मुझे सही रोका, और ये मुझे उन्होंने बताई। एडम भाई, ये चूंकि मेरे दोस्त बन चुके थे और मैंने कहा कि यार ये कितनी अन इस्लामिक काम करते हो आप लोग, क्यों नहीं जाने देते, पैसे भी लेते हो एग्जिट एंट्री वीजा के लिए और जाने भी बस फिर अपनी मर्जी से देते हो। तो कहते हैं कुछ अन इस्लामिक नहीं है इसमें, ये देख लो आप, स्क्रिप्चर में लिखा है साफ। हाँ, फिर यही लोग जो है ना सर, इंडिया पाकिस्तान के ये मुसल्टे जो है ना, ये आके कहते हैं नहीं 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 नहीं, अरब जो है ना वो इस्लाम पर नहीं चल रहा। मैं कहता हूँ कि यार खुदे के बच्चों, जिनकी जुबान में वो उतरा, जिनके लिए वो उतरा, जिसके बारे में कुरान कहता है कि हमने इस्लाम को नाजिल किए इनकी जुबान में, ताकि मदर ऑफ सिटीज को यानी कि मक्का को बकौल इस्लाम के, उसको हदायत दे सके और उनको समझा सके। तुम कह रहे हो कि तुम जो कि इंडिया में बैठे हो, जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती, मुश्किल से पढ़ते हो, वो ज्यादा जानता है एज कंपेयर टू देम। तो सर ये इनकी हिपोक्रेसी है कि जहां पे डिबेट करते हैं आते हैं ना, वहां पे कभी रोना शुरू कर देते जी अरबी 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 अरबी, और फिर अरबों को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं उन्होंने ये गलत किया। द होल आइडिया इज दैट दे डू नॉट नो द रियल इस्लाम इन अ वे कि इनको एक शुगर कोटेड इस्लाम दिखाया गया हुआ है, बिल्कुल एंड दे आर ओनली लिविंग इन दैट। वेयर एज सऊदीया वाले लोगों के पास ये चीजें यार ऐसी है ना, उनको तो ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। दे कैन बिल्कुल फ्रीकिंग बिल्कुल। रीड द अरब, दे कैन नो व्हाट इज सेइंग। यस, और वो हमसे ज्यादा बेहतर परसीव कर सकते हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है दे आर बेटर देन एनीवन एल्स। तो बिकॉज सर शरा जो है, कानून बनाए हुए हैं वो हाँ 100% इस्लामिक वैल्यूज के साथ मुताबिकत खाते हैं, कंपेटेबल है। बिल्कुल, बिकॉज वो अ, शरा जो है ना सर, अपना भाई साहब जो शरा है, अगर आप देखें कि 90% शरा जो है वो इन्होंने ट्रांसलेट ही नहीं की हुई। जिस तरह कुरान बिल्कुल की तफसीरें होती हैं उसी तरह हदीसों की शरह। अब बिल्कुल सही मुस्लिम की शरह है, सही बुखारी की शरह है, ये शरह जो है हमारे पास है ही नहीं। हम लोगों को बिल्कुल। दिखाना पड़ता है इन लोगों को जाके अरबी में, फिर ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेटर से, बिकॉज ये हमारी लैंग्वेजेस में मौजूद नहीं है, एंड दे कैन जस्ट रीड देम एंड अंडरस्टैंड इट। अच्छा, आप कुछ और शेयर कर रहे हैं इस वक्त? इफ यू वुड बी सो काइंड, ये मेरा एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी ये सॉरी सॉरी। प्लीज इसको एक सेकेंड। नहीं, ये गलती से हो गया। खैर, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं फॉरेन वर्कर्स को, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ही इन इटसेल्फ बहुत बड़े रेसिस्ट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें साफ लिख दिया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज फॉर अ नॉन सऊदी। ठीक है, इट इज फॉर अ नॉन सऊदी। मैं उसकी उसका सबूत आपके सामने, अपने सारे मुसलमान दोस्तों के सामने रखना असल में चाह रहा था। अ, ये देखिए एडम भाई, सॉरी मैंने पहले गलत शेयर कर दिया। जी जी, नो वरीज नो वरीज। सर बात ये है कि ये यही लोग फिर जब वेस्टर्न किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो इक्वालिटी इक्वालिटी का रोना रोते हैं। बिल्कुल ये वही लोग हैं वहां जाके इक्वालिटी का रोना रोएंगे, लेकिन सऊदीया में जाके ना वो वहां के उनके गुलाम बन के रहना इनको बड़ा पसंद होएगा। जी। अल्लाह के घर प्लीज पहुंचे में। दिखा प्लीज, दूं ये सर? मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट है, जी ये मैंने दिखा मेरा दिया। अपना कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अगर आप पढ़िए कि आपसे बेहतर तो कोई अरबी पढ़ नहीं सकता एडम भाई, करार तजदीद अल अक्द अल मुअज़्ज़फ़ गैर सऊदी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। करार तजदीद अल अक्द अल मुअज़्ज़फ़ गैर सऊदी। अब मुझे समझ नहीं आती कि आप एक पोस्ट पे एक बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, उसमें सऊदी गैर सऊदी क्या है? वो एक पोस्ट है, उसमें ए वाई एक्स वाई जी कोई भी बंदा है वो अपॉइंट हो रहा है। गैर सऊदीन, ये गैर सऊदीन का लिखने का, इसका थोड़ा तर्जमा करके बताइएगा एडम भाई, यार ये करार तजदीद अल करारदाद अक्द, है, तजदीद की हुई है, अक्द एज ए यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है। एम्प्लॉयज ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। वो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अक्द है ये, कि वो गैर सऊदी ऐसे बंदे के लिए जो कि सऊदी सिटीजन नहीं है। द होल यस आइडिया इज कि वहां पे भी ऑब्वियसली लॉज होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी फॉर द सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एट अ पर्टिकुलर पोस्ट। नाउ यस जैसे ही गैर सऊदी की बात आएगी, दैट लॉ इज चेंज्ड। वो जो सैलरी ब्रैकेट्स हैं वो बदल गई हुई हैं, लिहाजा इसके अंदर नई शिकें हैं।
कब जा सकता है, कब नहीं जा सकता, यस। उसकी सैलरी ब्रैकेट क्या है, तो लिहाजा जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो कोर्ट ऑफ लॉ वैसे ही हंस देगा तू कहाँ से आ गया डंगर, वापस अपनी कंट्री में दफा हो जा। दैट्स व्हाट इट इज इन बिल्कुल। रियलिटी। How stupid it is. It is a contract. It is a document of contract for an employee who is a non-Saudi. ठीक। That what is the English translation. हमारे अगर English समझने वाले लोग, a document of contract renewal for an employee who is non-Saudi, गैर सऊदी, माशाल्लाह right? माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ऑफिशियल लेवल की ये रेसिज्म प्लस एग्जिट री एंट्री सिस्टम, आपने कपल ऑफ इंसिडेंट्स का जिक्र किया, तो वो मैंने कपल ऑफ इंसिडेंट्स आपके सामने शेयर किए कि ये वो थे जिन्होंने मेरे थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट किया और मुझे क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ मेरा लेके रुझान गया। बढ़ा है। तो न्यूट्रल एनालिसिस में और क्रिटिकल एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तक आप न्यूट्रल नहीं होते तो आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकते, उसकी नेगेटिविटी को आप अच्छी तरह से परसीव नहीं कर सकते। सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी इन अ वे दैट ये जो मेरा क्रिटिकल फेज है, जहां पे मैंने क्रिटिकली इस्लाम को एनालाइज किया, वो मेरा बहुत जल्दी आया। और फिर जब मैंने देखा कि ये सब कुछ स्क्रिप्चर्स में है और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, वो स्क्रिप्चर्स का पार्ट है, तो फिर मैंने इसको छोड़ने का फैसला किया। तो हाँ, अब ये जो सेकंड चीज है ना, ये अब बताएं। बाय द वे, पहले फिशरमैन साहब कह रहे हैं डॉक्टर बिलाल वेलकम आउट ऑफ इस्लाम, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच तो सर, आपको ये आया। थैंक यू सो दूसरा मच सर। वाइजर साहब कहते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी। सर बिल्कुल, मॉडर्न डे में स्लेवरी जो ये वाली है, ये बात ये है कि ये चीज अभी इन द यूएन चार्टर इज काइंड ऑफ नॉट कॉल्ड स्लेवरी, क्योंकि ये वाली चीज वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म कर चुके हैं, इक्वल राइट्स एंड ऑल दैट। तो इसको उन्होंने नया नाम दे दिया है, विच इज रेसिज्म और अपना इक्वल राइट्स मूवमेंट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इसको उन्होंने स्लेवरी से बाहर निकाल दिया है, बट इन फैक्ट इट इज। और ये स्लेव के उसमें नहीं आती, इस वजह से ये अभी तक बची हुई है सऊदीया वाली कंट्रीज के अंदर। लेकिन सर अब आप सऊदीया में हैं, आपको ये सारा कुछ देखने को मिला, तो क्या आपने उस वक्त डिसाइड किया कि अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी और कंट्री में जाना चाहिए इन सारी चीजों को देख के? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, लेकिन जाहिर है इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा मिर्च मसाले वाली चीजें मैं बताना चाहूंगा। जी जी। अ, बहुत कुछ देखा मैंने अपनी ड्यूरिंग मेडिकल प्रैक्टिस एडम भाई, और मैंने ज्यादातर कहीं इतना ज्यादा खुल के नहीं बताया। देखें, बहुत दफा ऐसे होता था कि मेरे पास पेशेंट्स आती थी जो कि खद्दामाएं होती थी। खद्दामाएं क्या कहेंगे जफर भाई, अपना खाद क्या में कहेंगे? वो जो फीमेल वर्कर्स हैं जो आपके वर्कर्स, फीमेल वर्कर जो खिदमत होम करने के वर्कर्स लिए आए। होती हैं। हाँ जी, हाँ, सर्वेंट्स। जो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अ, और वो भी उनके होंगी इंडिया से, या वो अपना इंडिया, क्या नाम है उनका, बांग्लादेश और बांग्लादेश से, मोस्टली अफ्रीकन बांग्लादेश। कंट्रीज, हम्म। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज्यादा भी थी, कुछ इंडियंस भी होती थी। अच्छा, अब देखिए, हमारा एक स्टैंडर्ड होता है कि हम किसी भी फीमेल से अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन देना चाह रहे हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स आती थी और उनका हम पूछते थे कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए हैं, तो हमें पता चलता था कि 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए इनको पीरियड्स नहीं आए, तो ए मेनोरिया है। तो जब ए मेनोरिया होता है तो वी हैव टू सी वेदर इट इज अ जेस्टेशनल ए मेनोरिया या कोई और रीजन है। कोई भी रीजन हो सर सकती है अब मेनोरिया की, बहुत सारी रीजन। हमारे ऊपर से निकल रहे हैं, ये एमन एरिया क्या अच्छा, होता है जरा सॉरी इसको सॉरी एक्सप्लेन करें ना सॉरी, सर, हम मैं डॉक्टर माजरत नहीं चाहता हूँ। है, नॉन मैं डॉक्टर मैं बैठे हुए हैं यहाँ माजरत पे। चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत जी। चाहता हूँ। देखें, जब भी किसी भी औरत के पीरियड्स रुकते हैं, हम पूछते हैं जी आपको लास्ट टाइम पीरियड कब आया, तो हम्म। कहती हैं 2-3 महीने हो गए हैं अभी तक कि मुझे पीरियड्स नहीं आए। फौरन जहन में शक जाता है प्रेगनेंसी का। बेशक, एब्सोल्युटली। ठीक है, हमल का शक जाता है फौरी तौर पे। तो ऐसे में हमें यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं एडवाइस करता था यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, तो मुझे बताया जाता था कि इसका तो हस्बैंड यहाँ पे होता ही नहीं है, ये तो यहाँ पे 1 साल से है, 10 साल से है, 5 साल से, जितने भी साल से है, ठीक है। तो इसका यूपीटी मींस यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, तो अब मैं यूपीटी बोलूंगा। तो यूपीटी इसका हमें यूपीटी करवाना चाहिए। तो मैंने चूंकि मेडिसिन एडवाइस करनी है
और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के किसी खास स्टेज में कुछ मेडिसिन अलाउड होती हैं, पहले 3 महीने नहीं की है। कुछ मेडिसिन है, फिर अगले 3 महीने की, और फिर अगले 3 महीने की अलग अलग बिल्कुल। मेडिसिन होती है। तो यूपीटी, आई मीन प्रेगनेंसी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहीं हमल तो नहीं है। तो अच्छा, मैंने बहुत सारी खद्दामाओं का ऐसे प्रेगनेंसी टेस्ट एडवाइस किया है, मुझे उनकी रिपोर्ट्स नहीं मिली, और ना ही बाद में खद्दामाएं मिली हैं मुझे, ना ही बाद में मुझे डोमेस्टिक वर्कर्स वो मिली हैं वापस, ना मैंने उन्हें देखा, वो कहाँ जाती थी अ, मुझे नहीं पता। और तो बेसिकली एक्सक्यूज मी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि एक दो तीन केसेस मुझे ऐसे याद हैं जिसमें मुझे बस बता दिया गया कि प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव, यू कैन गो अहेड। उसके बाद मैंने मेडिसिन एडवाइस कर दी, अब वो उसको दी नहीं दी, एक्चुअल में क्या प्रेगनेंसी रिजल्ट था, मेरे पास पेपर तो नहीं आया, पेपर तो मेरे बिल्कुल पास सही। नहीं आया जिसमें लेबोरेटरी की स्टैंप है। मुझे बस बता दिया गया इट्स नेगेटिव एंड यू कैन गो अहेड, और मैं मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। और उसके बाद आई डोंट नो अबाउट द पेशेंट। और मुझे कई दफा शक होता था, कई दफा शक होता था मुझे कि यहाँ पे कुछ फिशी फिशी है। तो फिर हम जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो मलकुल यमीन है, वो उनके साथ तो आप हाय 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 सेक्स हाय। कर सकते हैं, उनके साथ तो आपके को इजाजत है। और बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खास तौर पे सूरह हिजाब आयत 50 में इजाजत मिल गई, ठीक है। मोहम्मद को तो इजाजत मिल गई, सूरह 23 सूरह मोमिनीन वर्स 5-6 में आम लोगों को इजाजत मिल गई, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 22 से लेके 26 उसमें भी आम मर्दों को इजाजत मिल गई, चैप्टर नंबर 78 में भी इजाजत मिल गई, बिल्कुल, और बेशुमार हदीसों में इजाजत मिल गई। तो बेसिकली सर जी, मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं बाय द वेस्टर्नर्स अबाउट दिस, कि आज भी वहां पे फीमेल मेड सर्वेंट्स के साथ वही सलूक होता है जो कि सेक्स स्लेव के साथ होता है। और हमें इसके ऊपर लोगों ने कई डॉक्यूमेंट्रीज बना दी हैं, लेकिन वो फेमस नहीं होती क्योंकि लीगली उन्होंने कह दिया नहीं है। लेकिन लीगली अब उसको स्लेव का नाम नहीं दिया गया हुआ, अब उसको खादमायों का नाम दिया गया हुआ है, उसको डोमेस्टिक सर्वेंट्स का नाम दिया हुआ है। बट दे आर डूइंग द सेम थिंग विद देम which they do with the slaves, because just like as a male you are a slave in the office, as a female they are slave in their homes, and यस। home servant के slave जो है उसके साथ सेक्स हो रहा है, and that's what is happening. Do you और agree? ये, और हम मेरे मालूमात में ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर है वो अगर भाग के चली गई है और पुलिस स्टेशन चली गई है, तो उसको वापस भेज दिया जाता है अपनी मालकन के पास, और ये भी क्योंकि मोहम्मद ने ही बोला हुआ है कि उसको वापस उसके मालक के पास रिटर्न करना है। यस, यस। तो अब अगर ये जो नेगेटिव चीजें आपको नजर आती हैं, अगर आपको ये इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में मिलती हैं, आपको इनके नबी की फरमुदात में मिलती हैं, उनके अक़वाले ज़री में मिलती हैं, तो फिर आप उनके नबी को ब्लेम करेंगे या यू यू शुड ब्लेम दीज पीपल? ये तो बेचारे पपेट्स हैं। ये तो आई थिंक, मैं कहता हूँ कि ये बेचारे शायद वो खुद एक विक्टिम है, एक गलत आइडियोलॉजी के, एक जालिम आइडियोलॉजी के विक्टिम बन चुके हैं ये मुसलमान। अब इनका भी कसूर है कि ये सोचते नहीं है, लेकिन उनको भी तो क्या कहते हैं, नस्ल दर नस्ल उनको यही चीज सिखाई गई है, और अब वो उनके अंदर बिल्कुल एक तरह से ऐसी घर कर चुकी है कि उनको वो उसमें कुछ बुरा नहीं लगता, एंड दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को, मैं थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में भी बताना चाहूंगा कि एडम भाई, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी सर, बस जहां तक आप बताना चाहें, मुझे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी डॉक्सिंग ना हो जाए। सॉरी, अगर एज आपकी लॉन्ग कोई एज। फैमिली, आपकी डॉक्सिंग ना हो जाए, अगर आपकी कोई फैमिली पाकिस्तान में है या कोई ऐसा मसला मसाइल है कि आपकी डॉक्सिंग हो जाए, तो जरा ध्यान से, बाकी सब ठीक है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे बड़े हमारे पास जो है ना, बड़े एक्सट्रीम लेवल के लोग बैठे हैं। राइट जस्ट राइट। FYI। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो बचपन गुजरा है ना, मैं एक वक्त था कि मैं मुझे शहीद होने का बहुत शौक था, और मैं जहादियों के साथ हाय बड़ा हाय 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 अटैच हाय। था, और इनके कैंप्स में मैं जाया करता था, क्योंकि हम मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस होती थी। मैं आपको अगर बताऊं, फ्रॉम फ्रॉम अ स्केल टू 1 to 10, अगर 1 इज लाइक गांधी टाइप पीपल, गांधी इस्लाम, अगर आप करें नंबर 1 इज गांधी इस्लाम, एंड नंबर 10 इज आइसिस या
तालिबान, so I would rate myself at 8. मैं इतना माशाल्लाह माशाल्लाह। कटर मैं इतना कटर मुस्लिम था, और मुझे बहुत शौक था जिहाद का, और मेरे दिल में शदीद तमन्ना थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं और मैं भी हूरों का हस्बैंड बनूं, ठीक है। तो माशाल्लाह। तो मैंने अपना बचपन ऐसे गुजारा है, और अपना किसी हद तक लड़कपन मैंने मुजाहिदीन के कैंप्स में भी गुजारा है, और थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है, और मैंने उनके रहन सहन, मैंने उनकी अंदर की चीजें अपनी नजर से देखी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर रहा माशाल्लाह। हूँ, और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। आजकल फलस्तीन की बड़ी हवा चल रही है कि जिहाद फलस्तीन की शायद बात शुरू हो जाएगी। अपने बच्चों को इस रास्ते की तरफ कभी मत जाने दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे शहीद होते हैं ना जाके, वो पहले उ, उनकी जान की शहादत से पहले किसी और चीज की शहादत होती उनके है। पिछवाड़े की शहादत होती है। उनके पिछवाड़े की शहादत होती है उनके कमांडर्स के थ्रू, ठीक है। मैं रहा हुआ उन लोगों के दरमियान में। दो शहादतें होती हैं। पहली शहादत जो बताई एडम भाई ने, क्या बताई एडम भाई? पिछवाड़े की शहादत, पिछवाड़े की। पिछवाड़े की शहादत। और उसके बाद दूसरी शहादत होती है जो एक मोहल्ले का मौलवी अपने मदरसे में एक बच्चे के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ करता है, वही कुछ ये जिहादी कमांडर इन नन्हे मुन्ने मुजाहिदीन के साथ जिहादी कैंप्स में करते हैं, ट्रेनिंग के नाम पे। बेशक इसलिए बेशक। इसलिए बराए मेहरबानी इस कल्ट से बचिएगा। जिहाद के चक्कर में अपने बच्चों को जाने ना दीजिएगा, क्योंकि अब हवा चल रही है आजकल। हवा चल किसी भी वक्त हो सकता है ईरान के लिए जिहाद का ऐलान कर दिया जाए, हो सकता है फलस्तीन के लिए ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि मैंने वो 89-90 का वक्त देखा हुआ है, जब जिहाद कश्मीर ऑन टॉप था, जब सोवियत विड्रॉल हुआ था और सारे मुजाहिदीन को नई जॉब मिली थी कश्मीर में। तब इन्होंने अपना सारा जो अपनी अटेंशन थी कश्मीर में शिफ्ट कर दी थी, और वो अर्ली 90s और लेट 90s, 94, 95, 96, फ्रॉम 89 टू 96 या 97 तक आप कह लेंगे, जो 7-8 साल हैं, इसमें जहाद वो जिस कश्मीर जहाद वाज एट पीक, एंड हिजबुल मुजाहिदीन वाज वन ऑफ द की, कह लें कि सबसे की फैक्टर था इन की। पाकिस्तान, वी ऑल, यानी पाकिस्तानियों को तो पता है, इंडियंस को शायद इतना पता ना हो, लेकिन वो की फैक्टर रहा है अपना इधर पाकिस्तान साइड पे। और बिल्कुल बल्कि अगर आप देखें, वो दुकानों के ऊपर उसी टाइम में लिखना शुरू किया था, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। आप बताओगे, 90s का स्लोगन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर की तो आजादी तक उधार बंद है। तो वो इंसाइटमेंट था इस चीज के लिए बड़ा ज्यादा पाकिस्तान के अंदर। तो वो बड़ा था कि यार जिहाद करेंगे, कश्मीर आजाद करेंगे, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। तो वो फिर स्लोगन जो है वो बाज उसके बाद जो है ना, मेरे ख्याल में 2000 के बाद इट बिकेम ए मॉकरी, कि यार तूने उधार तो देना ही नहीं है, यानी कि तू उधार देना ही नहीं चाहता। मगर दैट 10 years, ऑलमोस्ट 8-9 years वर वेरी फेमस टू गो एंड फाइट इन कश्मीर, एंड कश्मीर को आजाद करना है इंडिया से और वगैरह वगैरह। तो दिस वाज लाइक अ वेरी कॉमन नोशन दैट वाज रनिंग इन पाकिस्तान। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तो ये था मेरा बचपन। जाहिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय मेडिकल मैं स्कूलिंग स्टार्ट हुई, और फिर मेडिकल एजुकेशन मैंने एमबीबीएस किया, और एमबीबीएस में मैंने देखा कि जो कुरान है, कुरान के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी है वो इतनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है रियल एम्ब्रियोलॉजी के साथ। जो इस्लामिक एम्ब्रियोलॉजी है वो तो उसका तो कोई सर और पैर ही नहीं है। बहुत सारी चीजें एक बहुत फनी बात मैं आपको बताता हूँ। आई एम श्योर एडम भाई आपने जिक्र किया होगा इस चीज का कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी स्ट्रीम में, कि इस्लामिक एम्ब्रियोलॉजी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तो सिर्फ नुत्फे से दिखाई गई है, कि एक नुत्फा एग्जैक्टली। जो है, वो नुत्फा जो है वो काका बन गया, ठीक है। जबकि जो रोल ऑफ फीमेल एग है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। सर जी, मैं ये लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, आंडा आंडा। वो एक हमारे पास बंदा आता था और मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने कहा आंडा दिखाना। अब वो आंडा जरा देसी स्टाइल में मैंने बोल दिया, वो बड़ा फेमस हो गया यहाँ पे। मैंने उसे कहा आंडा तो दिखा, मुझे पूरे कुरान में और सियासत में तू आंडा दिखा, आंडा कहाँ है। तो वो बिल्कुल बंदा तकरीबन 1 साल तक उस बंदे का जोक चलता रहा कि कहता था हाँ मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आऊंगा, लेकिन नहीं आया।
तो जितनी दफा भी आता था मुझे ये कहते थे भाई अंडा लेके आया तो वो अंडा दिखा। एंड इट इज रियली स्टूपिड कि यार, क्योंकि उस जमाने में उस 7th सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, इवन दो कि ग्रीक्स न्यू द एग, they knew the yes, egg. The yes, Greeks and the Chinese medicine science, they knew about the eggs, but Muhammad yes, knew only about the water of the female and the water of the man. Water of the female is because यार पानी की वो निकलती है सेक्स के लिए, क्योंकि नीड होती है वो, तो वो उसको समझता रहा। और इवन yes. दो कि अगर हम हदीसों में देखते हैं तो मोहम्मद कहता है कि जिसका पानी पहले निकलेगा बच्चा वैसा होगा, यानी कि अगर फीमेल का पानी पहले निकल गया तो बच्चा फीमेल बनेगा, मर्द का पानी पहले निकल आया तो बच्चा मर्द बनेगा। तो यानी इमेजिन हाउ स्टूपिड इट इज कि ही वाज बिलीविंग। अच्छा, आज के दिन में अगर आप सुना.com पे देखेंगे तो उसने क्रोमोसोम डाल दिया, लफ्ज हाँ, क्रोमोसोम। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल मैन, द अरबिक इज ए मार रजल व माल नसा, बिल्कुल, यानी मर्द का with male पानी and with और female. फीमेल का पानी। उन्होंने Yes. लफ्ज को ट्रांसलेट, वाटर माँ को ट्रांसलेट कर दिया क्रोमोसोम। मैं कहा यार लानत है तुम लोगों के ऊपर, कितना डिसीव करोगे वेस्टर्नर्स को, बट दैट्स द रियलिटी सर। अच्छा, वैसे साइंस का मुकाबला करने के लिए मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी विक्टिम बनी है वो बेचारी अरबी लैंग्वेज बनी है। खलकल इंसान हम इन अलग को करने के लिए अलग के इन्होंने 3 तर्जुमे कर दिए, हाँ, लीच लाइक सब्सटेंसेस, वो फिर लटकी हुई चीज। अच्छा, फिर अगर आप चले लटकी हुई चीज मान लेते हैं, अगर हम स्पर्म को ड्राई करके उसे लटका दें तो शायद वो भी फिर बच्चा बन जाएगा। उसको अल्हम्दुलिल्लाह सर, लड़का बच्चा बन जाएगा। वो उसको किसी स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। उसने उस स्पर्म के ड्रॉप ने किसी के साथ फर्टिलाइज नहीं करना, उसने किसी के साथ जाके ना, यूनियन नहीं करना। एक पूरा प्रोसेस है कैसे वो स्पर्म अंदर जाता है, कैसे वो इम्प्लांट होता है। मिलियंस की फॉर्म में स्पर्म्स होते हैं, वो जाता है जाके यूट्रस में, पहले एग के साथ मिलता है और फिर वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो जाके यूट्रस के साथ अटैच होता है, इम्प्लांटेशन होती है। तो इतना एक जो है ये इतना खूबसूरत ये प्रोसेस है। ये आपके अल्लाह मियाँ को और मोहम्मद साहब को तो ये पता ही कुछ नहीं था। उनके ख्याल में तो बस वो खाली जो स्पर्म है उसी ने बच्चा बना देना। और सर जी उसके बाद वो जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड अल्लाह ने हड्डियों के साथ जोड़ी हुई है। यस। अल्लाह कहता है जी पहले हड्डियां बनी, फिर हमने उन हड्डियों को लपेटा मांस के साथ। एंड हाँ, जैसे कपड़े आई बना दिए ना, हाँ, कपड़े हाँ, बना दिए उसके हड्डियों का मसल्स कपड़ा के बना ना। दिया। अंदर तो वो कोई जो इनकी वर्कर बैठी हुई होती है, डोमेस्टिक वर्कर, वो बच्चे को जैसे कपड़ा पहनाते हैं ना नंगे बच्चे को। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरिश्ता बिठाया हुआ है उसके अंदर। आपको पता है ना कि सही ओ, मुस्लिम की हदीस है कि देयर इज एन एंजल इन द यूटरस, यूटरल एंजल, जो कि ये काम कर रहा होता है। लेकिन बात ये है कि इतनी स्टूपिड मेडिकल साइंस जो कि कुरान के अंदर बयान की जाती है, ये इसको कहते हैं कि यार देखो इससे साइंस वाज़ेह होती है। मुझे समझ नहीं आती कि यार आज तक, और मेरे पास एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, वो मेरे साथ उसने भी आधे घंटे की डिस्कशन की इस आयत के ऊपर कि नहीं नहीं आयत सही है। मैंने कहा क्या मतलब सही है? भाई आप स्पर्म के बगैर बच्चा पैदा करके दिखा दे। मैंने कहा जी भाई आप अंडे के बगैर बच्चा पैदा करके दिखा दे। क्या यस, स्टूपिड बात कर रहे हैं आप? तो यस, लेकिन they are so silly that they want to just keep on emphasizing नहीं जी कुरान सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वो जो सूरह लुकमान में है कि किसी को नहीं पता कि माँ के पेट में क्या है, अब उसको ये इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि जी कि वो बच्चा अच्छा है या वो बच्चा बुरा है। साइंस ने इतना ओपनली डिफीट कर दिया है कि आपको बहुत जल्दी तो जेंडर पता चल जाता है। बहुत जल्दी इवन आप 3D 4D स्कैन्स के थ्रू बच्चे का चेहरा भी देख सकते हैं। आपको पता है ना एडम भाई? जी बिल्कुल सर, 3D बच्चे का स्कैन्स तक तो मैंने देखे हुए हैं, 4D अभी मैंने नहीं देखा। बिल्कुल 3D 4D स्कैन्स भी आ चुके हैं और उसमें आप बड़े क्लियरली बच्चा देख सकते हैं, अपने बच्चे का चेहरा। वो इतनी खूबसूरत पिक्चर नहीं होती, इतनी ज्यादा एडवाइजेबल इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो खूबसूरत नहीं लगता, क्योंकि बच्चा जो होता है तो बहुत खूबसूरत होता है ना। लेकिन जो तस्वीर आती है वो खूबसूरत नहीं होती। ज़ाहिर है वो एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा होता है तो वो गीला होता है, उसके बाल अजीब से होते हैं। लेकिन आप नाक देख सकते हैं, आप बेसिक जो फेशियल फीचर्स हैं आप आराम से देख सकते हैं। तो कितना ओपनली डिफीट कर दिया है साइंस ने आपके अल्लाह मियाँ को और आपके प्रॉफिट मोहम्मद में को। और साहिल की स्ट्रीम पे भी मैंने कहा था कि बुराक पे एक साहब गए थे वहां पे बैठ के, तो जैसे बच्चे को जेब में, जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहां पे जो मेजबान होता है बच्चे की जेब में 5 रुपए रख देता है, 100 रुपए रख देता है। तो मैं कई दफा सोचता हूँ कि जब एक गए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां पे जेब में एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप डाल देते ताकि
ये इद्दत के मसाइल खत्म हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ कहते हैं ये रखो 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 रखो, प्लीज इनकार नहीं करना, इनकार नहीं करना, मामा को ना बताना, बस ये रख लो, ये रख लो जाके प्रेगनेंसी स्ट्रिप, और जाके ताकि इद्दत के मसाइल ना हो, कोई तलाक हो जाए या कोई बेवा हो जाए तो उसको 3-4 महीने के लिए इंतजार ना करना पड़े, चुप करके जेब में ही रख देते, क्या फर्क पड़ता था। यार एक वैसे इद्दत का कानून अभी भी चल रहा है। 4 महीने भी क्यों? लाइक वाई 4 महीने 10 दिन क्यों? एक दफा अगर मेंसेस आ गए हैं, क्या एक औरत को फुल मेंसेस आ जाए तो क्या उसके बाद भी प्रेगनेंसी रह सकती है? आई डोंट नो देखें, मेडिकल एक साइंस टू मच। डाउट है एडम भाई, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है जब आपका, जब वो तो बहुत कम होती एग है ना। फुटबॉलर मिलता है इम्प्लांटेशन ना। ब्लीडिंग इज स्पॉटिंग, इट इज स्पॉटिंग, बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल मेंसेस जो कि 3 से 5 दिन चलते हैं, विद लाइक दैट्स क्वाइट अ बिग ब्लीडिंग मैन। तो वो लेकिन बाज फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है, इट एंड इट समटाइम्स इट मिमिक्स लाइक अ पीरियड। तो वो एक कंफ्यूजन है, लेकिन चले एक से दूसरा चले, साइकिल कर ले, वाई 4 महीने, चार हाँ महीने चले, दो बहुत बड़ा अच्छा, पीरियड। 2 साइकिल के बाद क्लियर हो जाता है 100%। यस, 100% क्लियर हो जाता है। लेकिन लेकिन इससे पता क्या चलता है कि इस्लाम इज इनकम्पेटिबल विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर चलें मान भी लिया कि उस वक्त प्रेगनेंसी स्ट्रिप नहीं थी, तो चलें उस वक्त के हिसाब से ठीक था, आज तो फिर उन चीजों को फॉलो ना ना करें आप, आज तो अपने अंदर से ये इद्दत की और हलाला की गंदगियां निकालें ना फिर। अब तो हाँ, आपको, आपके पास साइंस है, आपके आपके पास इतना इल्म है, इतनी इजादात हैं आपके पास, अब तो आप इन चीजों को निकालें, अब भी आप फॉलो करें, अब भी इद्दत में 3-3 4-4 महीने। और अब ये नहीं समझ आती कि आई थिंक तलाक की सूरत में 3 महीने है और डेथ की सूरत में 4 महीने, ऐसे ही है 4 महीने दस एडम दिन भाई। 4 महीने ऐसे दस ही है। दिन यस। तो इसकी भी डिफरेंशिएशन की समझ नहीं आती कि इसमें फर्क क्यों है। खैर, छोड़े इस चीज सर, वो को। मोहम्मद खुद भूल जाता था पहले उसने क्या कहा था। तो एक दफा उसने कुछ कह दिया, उसके बाद कुछ लोग, अच्छा जी अगर तलाक हो जाए तो उसने कुछ और बोल दिया, बिल्कुल। अगर वो मर जाए तो इट्स लाइक ही कांट इवन रिमेंबर व्हाट ही सेड प्रीवियसली, दैट इज व्हाई यू हैव डिफरेंसेस। अदरवाइज ये डिफरेंस बनते ही ना। ये डिफरेंस वो क्योंकि बिल्कुल। खुद भूल गया कि उसने क्या कहा। उसे उसे कौन सा खुद याद रहता था उसने क्या पहले बोल दिया वह। और जब आप भूलते तब जब अपना एडम भाई, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, आज आप भी चूंकि पाकिस्तान से हैं, मैं अगर कहूँ कि मेरे मैट्रिक में 850 में से 750, 747 नंबर थे, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर 1 महीने के बाद मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी ना, तो आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं 747 भूल चुका हूँ कि मैंने झूठ क्या बताया उस दिन। तो मैं फिर शायद 700 बताऊं, या मैं हो सकता है और बढ़ा के बता दूं। तो आपका झूठ ऐसे ही पकड़ा जाता है कि जब नेक्स्ट टाइम आपकी स्टेटमेंट बदल जाती है। तो जब आप कुछ झूठ बोल रहे होते हैं तो इट्स वेरी, द झूठ का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो याद रखना पड़ता है और वो याद नहीं रहता। तो यू हैव तो ये हमारे जब ये जो मुसलमानों के रसूलुल्लाह, ये इसीलिए अपनी आयतें भूल जाया करते थे, इन्हें भूल जाया जाता था कि पहले मैंने क्या बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी तो एडम सर भाई। अब जरा ये बताइए ना कि फाइनली कहाँ पे जाके आपने इसको खैराबाद कहा, वो बताइए अब, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और मैं वो वाली चीज पूछने के बाद जो है ना स्ट्रीम को ओपन करूंगा, ताकि कोई मुसलमान आके अगर आपसे किसी भी बात के ऊपर कहना चाहे तो वो कह ले, या सवाल करना चाहे तो कर ले। देखिए, मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि व्हाट वाज, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। लेकिन जो एक किसी हादसे की वजह से इंसान कहता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं अब इसको फॉलो कर रहा, तो वो एक इमेच्योर डिसीजन होता है। तो मेरा ये एक कांस्टेंट प्रोसेस था, कांस्टेंट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन था टुवर्ड्स फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सन टू अ कंप्लीटली नॉन बिलीवर। तो मेरे लिए ये स्पॉट करना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि जो थॉट प्रोसेस तेज हुआ वो मदर की डेथ की वजह से हुआ, और एट द एंड जब मेरे फादर की डेथ हुई, इट वाज लाइक 3 years ago, ऑलमोस्ट 3 years ago। तो उस पे भी मुझे पाकिस्तान आने में बहुत ज्यादा, अब वो थोड़ी डिफरेंट स्टोरी इस लिहाज से कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका और मैं उनका अपनी सुपरविजन में इलाज नहीं करवा सका, और मेरे अंदर ये गिल्ट है कि अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता तो शायद ही कुड हैव सर्वाइव्ड। क्योंकि जाहिर है मैं पाकिस्तान में जॉब कर चुका था, मेरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दोस्त थे, मैं वहां पे जाके उनसे बेटर केयर डिमांड कर सकता था, मैं अपने सामने दवाइयां दे सकता था, मैं उनका ज्यादा ख्याल रख सकता था, लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे माँ बाप के जो जाने का जो है इस दुनिया से जाने के जो हादसात है ना, इन दोनों ने मुझे बहुत, एक ने मुझे क्रिटिकल कर दिया, एक ने तो मुझे कहा कि लानत भेजो इस चीज पे,
ठीक है, अब नहीं होती है, अब ये नहीं होती। तो इट साउंड्स इमोशनल, बट इट्स नॉट, No, इट्स no, नॉट। it's not emotional. It is what it is. We are humans and we have यस, emotions. And या who else और knows हम about इंडियन emotion than me? पाकिस्तानी I माँ am बाप, very, very emotional. हम तो माँ बाप को, आपको पता है एडम भाई, हम तो माँ बाप को दुनिया की हर चीज समझते हैं, और समझना भी चाहिए। तो खैर मैं समझता हूँ कि जब 2021 में जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये जो हिकअप्स हैं, ये जो मेरी आज़ादी सेल्फ की हुई है। देखें, गुलाम की क्या डेफिनेशन होती है दोस्तों? जिसकी आज़ादी नहीं होती, जिसकी आज़ादी को और उसके राइट्स को सलब किया जाता है, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को सलब किया जाता है। तो इन ममालिक में, जीसीसी में काम करने वाला आपका हर दोस्त, हर भाई, अगर कोई आपका करीबी रिश्तेदार वहां काम करता है, कोई प्यारा काम करता है, वो वहां का गुलाम है। और आपके चैनल के तवसत से मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उनसे बेजा डिमांड्स ना किया कीजिए कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो लोग वहाँ बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे होते हैं। प्लीज बैक कीजिएगा मेरे इस पॉइंट को, एडम भाई। I fully agree. मैं ठीक बल्कि है, कह चुका हूँ कि भाई जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। मैं जाना ही नहीं कई चाहिए, दफा लेकिन चले। अगर कोई चला गया मजबूरी की हालत में, पाकिस्तान में मर रहा था, भूखा मर रहा था और वहां पे चला गया, उसे कुछ नौकरी मिल गया, तो भाई साहब वो जितनी गुलामी में वो रह रहा है, और जो वो वाला तबका है ना सर, वो एक एक कमरे में 10-10 लोग होते हैं। और किस तरीके से कि वो अपने बंक बेड पे लेटा हुआ है। अब दूसरा वाला आ जाएगा क्योंकि अब शिफ्ट उसकी खत्म हो गई है, वो उसी बंक बेड पे सोएगा। नाउ ही हैज टू गेट आउट बिकॉज इसकी शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। और अगर ये बीमार है तो छुट्टी ले लिया है, तो नाउ somebody has to sleep with the bunk bed, same bunk bed because there is no other bed for them। तो वो इतने गुर्बत में रहते हैं कि भाईजान आप सोच नहीं सकते हैं। उनके पास बाथरूम प्रॉपर नहीं होता, शावर प्रॉपर नहीं होता, लेकिन वो अपने घर वालों के खाने पीने के लिए वहां चले जाते हैं। और मेरा मतलब है, हम पाकिस्तान में रहते हुए जो हमने कुत्ते पाले होते हैं ना सर, हालांकि पाकिस्तान में कुत्ते यूजुअली नहीं पाले जाते, लेकिन फिर भी पिंडों थाव में पाले जाते हैं कि उन्होंने वो जाना होता है उधर खेतों वगैरह में, इधर उधर। सर वो उन कुत्तों की ज्यादा औकात होती है एज कम्पेयर टू दीज पाकिस्तानी गरीब तबका जो कि वहां पे वर्कर क्लास में रह रहे हैं। एंड दैट्स द रियलिटी। यस, और फिर उन्होंने घर घर बनाना होता है पाकिस्तान में। मैन दैट इज क्रेजी। तो घर बनाना जी, घर बनाना और और पक्का उनके करना है जी। साथ और उनके साथ सबसे ज्यादा जुल्म इनके माँ बाप करते हैं कि वो बेचारा जो बड़ा भाई चला जाता है, वो अपने सारे भाइयों की, अपनी बहनों की शादियां भी कराता है, और जब वो सारी जिंदगी अपनी लगा के जब वापस आता है, तो उसको वही जो इस्लामी शरिया उनको उसको हिस्सा देती है, बस वही जायदाद में से उसको हिस्सा दिया जाता है। और हो सकता है उसी घर के ऊपर, जिस घर में वो सब रह रहे हो, जो माँ बाप का घर है, उस पर उसने इतना ज्यादा पैसा लगाया हुआ होता है, उसको ऐसा कुछ वापस नहीं मिलता। उसको बस वही जो तुम्हारा हिस्सा बनता है ना, सब भाइयों का, जिन्होंने उसका खाया हुआ होता, उसका माल खाया हुआ होता, उसको वही हिस्सा मिलता है जो इस्लाम ने उसको वो हिस्सा दिया सर है। आप हिस्से की बात कर रहे हैं सर, वो ज्यादातर तो जब तक वो मरने वाला नहीं होता उसको वापस नहीं आने देते। तू वापस वापस नहीं दफा आना। जा, वापस दफा जा, वापस दफा हो जा। जब वो बिल्कुल उसकी हड्डियां खत्म हो जाती है ना, वो फिर कहीं जाके घर वापस आता है, उसे कुछ मिलता नहीं। उसकी बीवी जो होती है यहाँ पे वैसे ही कुत्ती बनी होती है सबकी, क्योंकि उसका खावन तो है नहीं। तो उसे अपने बाकी फैमिली के मर्दों के अंडर काम करना होता है कि जनाब मेरा ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। तो यार सर, जो उस फैमिली की हालत होती है, वो अनबिलीवेबल तौर पे तबाही हालत होती है। जो पढ़े लिखी फैमिली में से लोग जाते हैं, जैसे आप डॉक्टर बन के गए हुए हैं, तो योर फैमिली वाज ऑलरेडी फाइनेंशियली इन अ बेटर सर्कमस्टांसेस एज कंपेयर टू ये जो पिंड के लोग होते हैं। तो वहां पे सिचुएशन जरा फर्क होती है, लेकिन फॉर दीज पुअर पीपल इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स लाइक इट्स सो बैड। और मैंने कई दफा इन बातों को बताया हुआ है लोगों को कि भाई, मैं कहता हूँ अपने घर में एक वक्त की रोटी खा लो, बजाय इसके कि सऊदीया, कतर, ओमान वगैरह कंट्री में जाके मरो। सर कितने लोग तो मरे हैं वो फुटबॉल को बनाते हुए कतर में। 6,000 लोगों बिल्कुल, की डेथ हुई है, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, 6,000 लोगों की। और ये वो फिगर है जो कि पेपर्स में आया। सो इमेजिन कोई 8-10 हजार तो होंगे जो 6,000 का लफ्ज पेपर में आ गया। एंड बिल्कुल, नोबडी केयर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज वेरी वेरी सैड रियलिटी। वहां पे आपके प्यारों की जान की कोई औकात नहीं है। और सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि गोट लाइफ फिल्म देखें। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है अरब की, ये रियलिटी नहीं है जी, अरब। और ये सर मैंने जी मैंने सलमान साहब को ही आए हैं लाइव चैट में।
वो कह रहे हैं एडम लांती को बहुत एक्सपीरियंस है सऊदीया में रहने का। मेरे बच्चे, तू जाके तो दिखा ना, तू जाके तो दिखा, पता तो लगे। इतनी ज्यादा इंटरव्यूज पड़े हुए हैं ऑलरेडी। मैं लोगों को जानता हूं जो कि मिडिल मैनेजमेंट में गए हुए हैं, मिडिल मैनेजमेंट में, बिल्कुल। उनके साथ क्या हालत हुई हुई है। सर मिडिल मैनेजमेंट लेवल सर बहुत बड़ा लेवल होता है, मींस मिडिल मैनेजमेंट के अंडर जो है ना 4-5 लीड्स बैठे होते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल और मिडिल मैनेजमेंट, राइट? वो जो मिडिल मैनेजमेंट वाला बंदा होगा ना, वहां पे जो हारिस होगा ना, हारिस कहते हैं उसको, चौकीदार को, सऊदी चौकीदार की हाँ जी, तनख्वाह उससे ज्यादा होगी। सऊदी, अल्हम्दुलिल्लाह। या अगर ज्यादा नहीं होगी तो बराबर एटलीस्ट जरूर होगी। और सलमान साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बल्कि दावत देता हूं, अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप जाके जरा देख लें, वहां पे जाके खुद एक बार एक्सपीरियंस कर लें। एयरपोर्ट से ही आपका पासपोर्ट ना आपसे ले लिया ना, पहली पहली जो तकलीफ होती है ना, कि जब आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं होता, आपके पास आपका एडिट डॉक्यूमेंट नहीं होता, आपके पास उसकी एक फोटो कॉपी होती है जिसपे स्टैंप लगा दी जाती है, सूरा तिब्कुल असल। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा तिब्कुल असल, यानी कि जो फोटो कॉपी है, इज एज एज ओरिजिनल। गुड एज न्यू, एज गुड एज ओरिजिनल। यस। तो ये स्टैंप लगा दी जाती है, और ये फोटो कॉपी लेके आप शुरू में फिर रहे होते हैं जब तक आपका कामा नहीं बनता। ठीक है। इससे ज्यादा अब्यूज क्या है आपकी आजादी की? एक ये सिंबल है, आपका पासपोर्ट ले लेना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप आजाद नहीं हैं। और आप लोग यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में, उनके, अगर हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप हमें गालियां निकाल रहे हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जरा उन लोगों से पूछिए, गोट लाइफ फिल्म प्लीज देखिए। और मैंने ये जो एनिमल वर्कर्स होते हैं, एनिमल फील्ड वर्कर्स होते हैं, इनकी, इनके ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं एडम भाई, इनके मैंने ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं। और इन हम्म। लोगों के इतने बुरे हालात होते हैं, इनको स्कॉर्पियन बाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं। स्कॉर्पियन बाइट्स, स्कॉर्पियन को क्या कहते हैं? बिच्छू, स्कॉर्पियन। अच्छा, यस। बिच्छू बहुत काटते हैं उनको, और बिच्छू का काटना बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। और मैंने ऐसे केसेस ट्रीट किए हैं। इन लोगों को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिलती, इनको नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता। और वो कहते हैं ना कि गुलाम को भी वही दो जो खुद खाते हो, वही पहनावे का दो जो खुद पहनते हो। सब झूठ और सब बकवास है। इनको नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, इनके जिस्म से स्मेल आ रही होती है सहरा में रह रह के। ये लोग बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाते हैं, बड़े बड़े बाल। गोट लाइफ फिल्म में जिस तरह जो करेक्टर दिखाया गया है वो 100% करेक्ट है। और मैंने ऐसे लोगों के, आई हैव ट्रीटेड माई सेल्फ। मैं कोई आपसे सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा है इनको। इनको स्कॉर्पियन बाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं। सर वहां पे इसलिए एरिया में, वहां पे जो गांव शाव है वहां पे स्कॉर्पियन सर सहराई जानवर है ना, तो स्कॉर्पियन ये तो होना ही होना है। और वो देखें, वो गॉड लाइफ एक फिल्म है, हालांकि वो रियल इंसिडेंट्स पे है, लेकिन वो फिल्म है। फिर लोग कहते हैं यार फिल्म तो रियल नहीं होती, तो भाईजान डॉक्यूमेंट्रीज देख लें। सर इन लोगों ने ना डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, ना खुद किसी से बात करनी है। ये जो सलमान जैसे डंगर हैं, ये अगर पाकिस्तान के गांव में चले जाएं, पिंडों में किसी भी जगह पे जहाँ के लोग गए हुए हैं, वहां पे जब वो वापस आए ना तो उससे जाके पूछ लें कि जब वो अपने अपने इलाके में लोगों के सामने बैठ के शाइयां कर रहा है ना, शाइयां कर रहा है, उसको हटा के कोने में ले जाके पूछ भाई तेरा हाल क्या है वहां पे, सही वाला बता ना। तो पता लगे यहाँ पे आके जो है ना, वही पाकिस्तानी जो वहां पे कुत्ता भी कुत्ते की जैसी औकात भी नहीं ना होती, तो वो जब 5-10 साल बाद वापस आता ना घर आके, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ जनाब शेर साहब भाजी मैंने ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਜੀ। वहां पे जो है ना कुड़ियां पैर की ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ मेरे पैर घुटदियां सन। तो ये हालत होती है सर इन लोगों की, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहां पे सेलों में जो है ना 4 चीजें खरीद के, या वो जो सेकंड हैंड शॉप से चीजें खरीद के वो डब्बों में पैक करके यहाँ पे ला के ना बड़ा बड़ा टोर मारते हैं। लेकिन बिल्कुल। इन रियलिटी व्हेन वी लुक एट देम ओवर देयर, दे आर लिविंग लाइक अ फिल्थ, दे आर लिविंग लाइक अ फिल्थ। Yes. और सलमान साहब, आपने मेरे दोस्त को गाली निकाली है, उसूलन मुझे भी आपको गाली निकालनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट चले जाएं, मुझे लगता है आप पाकिस्तान से, आप इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट चले जाएं, और जब कोई गल्फ स्टेट की फ्लाइट होती है, वहां के जो पैसेंजर्स हैं उनके चेहरे देखें, और जो यूरोपियन कंट्रीज की या यूके की या गोरों के मुल्कों की जो फ्लाइट्स होती हैं, उनके जो ट्रेवलर्स होते हैं पाकिस्तानी जा रहे होते हैं, उनके कभी चेहरे देखें, आपको हाय चेहरे हाय से हाय पता हाय, चलेगा। वाह, वो जो आंसू क्या बात निकलते हैं की। ना एयरपोर्ट पे एक गल्फ फ्लाइट के पैसेंजर के, एक गल्फ फ्लाइट के पाकिस्तानी पैसेंजर के, वो आपको, आपकी आंखें खोल देंगे।
वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, यार इसके और इसके, ये जो यूरोप जा रहा है, इसके चेहरे में फर्क क्यों है, ये क्यों इतना उदास है, और ये क्यों इतना उदास नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि जहां पे आपकी शरीयत डली हुई है ना, जहां पे आपकी शरीयत चल रही है, उस मुल्क ने उस पे जुल्म ही इतने किए हैं, उस शरीयत के नाम पे। उस शरीयत ने जो आपको ऐसे जालमाना और गैर इंसानी कानून बना के उस आपके उस मुसाफिर के ऊपर जो जुल्म किए हैं ना, इसकी वजह से वो रो रहा है। इसलिए यहाँ पे स्ट्रीम पे आके हमें गालियां निकालने की बजाय, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक आई रिक्वेस्ट यू, go to Islamabad airport, go to Lahore airport and see the difference of passengers. वेरी गल्फ वेल फ्लाइट सेड। पे और यूरोपियन कंट्रीज के फ्लाइट के पैसेंजर्स के चेहरे देख लें, आपको हम सच्चे नजर आएंगे, आपको एडम सच्चा नजर आएगा। और फिर जब आप देख रहे हैं, प्लीज एडम की स्ट्रीम में आके, बीइंग अ जेंटलमैन, बीइंग अ गुड पर्सन, आके अपोलोजाइज जरूर कीजिएगा कि मैंने गलत बात की थी। और सर इन लोगों ने अपोलोजाइज नहीं करना, ये लोग बहुत वो इनके गर्दनों में सरी हैं, वो उसको छोड़ें सर, इन्होंने अपोलोजाइज हम पे करना है। इनकी औकात है कि ये कभी अपनी गलती मान लें। ये सर ये तो गलती मानने वाले दिन पैदा नहीं हुए हुए, सिर्फ गालियां देने के लिए बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल लेकिन बात यह है कि हमारा मकसद है कि सच्चाई बताते चलें। व्हाट व्हाट आवर पर्पस इज टू टेल द पीपल द ट्रुथ, ताकि लोगों को समझ आ जाए। कुछ लोग होंगे जो समझ जाएंगे, विच इज गुड ऑब्वियसली सर। आप जब भी कोई बात करते हैं ना सर, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपने बच्चे को भी कुछ बताएंगे ना सर, तो नेसेसरी नहीं है कि वो आपकी बात सुन लेगा। हो बिल्कुल सकता है जब तक वो एक्सपीरियंस ना करे उस चीज का, तब तक वो ना छोड़े। राइट? बिल्कुल सेम इज द केस विद दीज ह्यूमंस एज वेल। समटाइम्स दे हैव टू एक्सपीरियंस इट। तो मैं कहता हूँ भाईजान जाओ एक्सपीरियंस करो, करो एक्सपीरियंस, पता लगे तुम लोगों को कि होता क्या है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, यानी कि वो यहाँ पे शेर होते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है गड्डी उन्हें कोल होती है, मैं मतलब ड्राइवर उनके पास है, घर में नौकर है, फीमेल नौकर, ये वो वगैरह। तो वो जब 3-4 साल वहां पे लगा के जब आते हैं ना, तो वो रोते हैं कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है, कितना जुल्म हुआ है। यहाँ पे शहनशाहियत और वहां पे 2 बेडरूम के फ्लैट में 2 बंदे रह रहे हैं। सर ये बहुत मौजूदाती बात है कि 2 बंदे के फ्लैट में 2 बंदे रह रहे हो। ये वहां पे नॉन मुस्लिम के लिए किंगशिप है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए इट्स अ किंग। ठीक है? तो वहां पे वो शेयर कर रहे हैं अपार्टमेंट। यूजुअली रूम शेयर करते होते हैं, अपार्टमेंट शेयर करने वाला बंदा जो है ना, यहाँ पे आके रोया मेरे सामने कि यार जो हमारी हालत की थी, कुत्ता कुत्ता, मैं यहाँ पे 100 दफा 100 गुना बेहतर था उसके। खाना मिलता था, नौकर सफाई कर देती थी, बेगम है, बच्चे हैं, मैं दोबारा वापस नहीं आना। यानी कि वो बस थोड़ी कुछ सेविंग सुविंग करके आके ना, तो दोबारा यहाँ पे नौकरी करके बैठा है कि भाई हो गया, जिंदगी में जो करना था कर लिया, दोबारा नहीं वहां जाना। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। ये सर ऐसी मुसल्लम हकीकत है सर, जिसको जो वहां पे जाता है ना, वही देखता है, वही समझता है, दूसरा नहीं समझ सकता। बिल्कुल, हर कैटेगरी के लोगों के लिए, हर हर डेजिग्नेशन के लोगों के अपने अपने मसाइल हैं, और हर एक के मसाइल उसके हिसाब से निहायत शदीद हैं, और बहुत खतरनाक सिचुएशन है हर एक के लिए। इसलिए 100 बार सोचिए इन मुल्कों में जाने से पहले, यहाँ पे नौकरियां ढूंढने से पहले। बेहतर है किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे शरीयत ना हो। शरीयत अगर आपके मुल्कों में भी आ गई ना, तो आप अपने मुल्कों में भी रहने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस्लाम इज इनकम्पैटिबल विद मॉडर्न वर्ल्ड्स वैल्यूज। मॉडर्न वर्ल्ड की मोरालिटी के साथ आपका इस्लाम इज कम्प्लीटली इनकम्पैटिबल। तो ऐसे मुल्कों में ना जाएं जहाँ पे वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान बहुत बेहतर है, उस लिहाज से इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉलो नहीं होती। ब्लास्फेमी की हद तक तो खैर अच्छे से होती है, ब्लास्फेमी की हद तक तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि उन ममालिक में बहुत ज्यादा बुरी हैं, और दैट और एंड दैट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। जी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले जी, मैंने लिंक तो शेयर कर दिया है लोगों के लिए कि जिस मुसलमान ने आना है वो आ जाए। लेकिन अभी तक लगता है किसी में हिम्मत नहीं हो रही। उन्होंने कहा 2 ऐसे पाकिस्तानी आगे बैठ गए यहाँ पे, हमारी वाट लग जाएगी। लेकिन XYZ कहते हैं जी सर ये लोग जानवर लोग हैं, ये क्या क्या माफी। माफी मांगेंगे। एब्सोल्युटली। तो सर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। क्रिकेट में रुद्राक्ष कहते हैं, हेलो एडम भाई, अटेंडेंस फ्रॉम माय साइड, साहिल भाई कब ज्वाइन होंगे, एनी इन्फो, बाय द वे बिग फैन ऑफ यू एंड साहिल भाई, लव यू बोथ। सर साहिल भाई बिल्कुल जैसे ही फ्री होंगे ज्वाइन हो जाएंगे। आप लोगों को पता है वो जिन मसले मसाइल में चल रहे होते हैं, तो इस वक्त उनके आने जाने का टाइम नहीं होता।
टाइम कैप्सूल साहब कहते हैं, मैं तो गलती से वेडनेसडे की लाइव स्ट्रीम सुन रहा था, लास्ट पे पता चला और यहाँ आज आ गया, मिला तो लाइव में क्लिक किया था, पता नहीं क्या हुआ। आई हैव नो आइडिया सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, वेडनेसडे की लाइव स्ट्रीम आपने देखी और उसके बाद आप यहाँ आ गए, वेरी वेल डन। विशाल सिंह कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ये सर ये लफ्ज कोई मेरे ख्याल में वो है मेडिकल साइंस का लफ्ज है। मेटलर्जी व्हाट इज metallurgy, मेटलर्जी? human anatomy, geology, Big Bang theory, plant science, grafting, cosmology, and whatnot is present in Quran. It's complete and universal book for all sciences except one discipline, logic, algebra, mathematics. अच्छा यानी कि ये कह रहे हैं कि लॉजिक नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज नहीं, अपने अपने हैं सर, हाँ अपने मुझे पता ही अपने अब नहीं धर्म है, लेकिन बात अपने बात यह है, विशाल सिंह है ना, सिंह साहब हैं, तो लेकिन वो सर इसका ये इसका मैंने जैसे स्टार्ट किया मैं तो डर गया एक्सेप्ट लॉजिक, अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स। 2+2 4 का नहीं पता, अलजेब्रा का नहीं पता, और लॉजिक का लॉजिक नहीं का नहीं पता। पता क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में लॉजिक के बगैर एम्ब्रियोलॉजी है। सर बाकी विशाल सर सिंह साहब जो हैं ये आपके, ये तो हमारे भी उस्ताद लग रहे हैं, जिन्होंने जिस तरह मेरी जान निकाली है इस मैसेज को, जिस तरह इन्होंने टाइप किया है, मुझे लगा कि मैंने इनका नाम पहले पढ़ा नहीं, मैंने सर डायरेक्ट मैसेज से पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत बड़े मौलवी साहब आ गए हैं, और एंड पे उन्होंने सब क्लियर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जनाब इंडियन हिंदी बोलते हैं जनाब, मुर्तदो मुनाफिक वाजिबुल कत्ल हैं जनाब, आ जाए सर, वाजिबुल आइए सर कत्ल है तो प्लीज। अपने अल्लाह से पूछे ना कि किधर रहते हैं, आ जाए कत्ल कर लें, वाजिबुल कत्ल हैं। तुम्हारा अल्लाह ही वाजिबुल कत्ल है असल में, इन रियलिटी तुम्हारा अल्लाह वाजिबुल कत्ल है, और अल्लाह की मौत तक मुर्तद भी रहेगा, और मुनाफिक तो वैसे ही इस्लाम मुसलमान होता है, तो उसका कत्ल तुम लोग आपस में करते रहो, एक दूसरे दोनों मिलके आपस में लड़ाइयां करते रहो, क्योंकि मुनाफिक एक ऐसा चवल इंसान होता है जो कहता है मैं मुसलमान भी हूँ और उसने इस्लामिक काम भी नहीं करने, तो वो तो तुम लोग आपस में, वो आपस में तुम लोग ढूंढ लो, क्योंकि वो तो मुसलमानों की आपस की लड़ाई है, आई डोंट केयर अबाउट देम, व्हाट आई केयर अबाउट मुर्तद, बिकॉज मुर्तद वो होता है जिसने समझ लिया है और जिसने अपना ब्रेन यूज कर लिया है, और अब वो कह रहा है कि भाई साहब दिस इज स्टुपिडिटी, और इसीलिए मोहम्मद ने मुर्तद के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया था, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मुर्तद जो है वो सबसे इजीली इस्लाम की बातें इस दुनिया को बता देगा, इसीलिए ये लोग आपके जो जाकिर नालायक जैसे गधे हैं वो कहते हैं कि ये जिस तरह मुल्क से गद्दारी है उसी तरह ये मजहब से गद्दारी है। मैं कहता हूँ भाई मजहब से गद्दारी गधे के बच्चे, मजहब कभी तुम लोग कहते हो जी पर्सनल है, ये पर्सनल चीज है, तो पर्सनल चीज है तो मैं रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी है, तो देन वाई मोहम्मद का कत्ल कर दो? इसलिए कि आपके बड़े से बड़े स्कॉलर्स ने कहा है, जिसमें आपके इजिप्ट के प्रोफेसर के प्रोफेसर साहब भी यही कहते हैं कि अगर मुर्तद का कत्ल ना होता तो इस्लाम मोहम्मद के मरने के बाद खत्म हो जाता। इसी वजह से अबू बकर को 1.5 साल हर्ब रिदा करनी पड़ी, कि जिन्होंने इस्लाम को रद्द कर दिया था, उनसे 1.5 साल अबू बकर लड़ा, और अगर वो लड़ाई ना होती 1.5 साल की तो इस्लाम मोहम्मद के मरते ही खत्म हो जाता, क्योंकि तलवार टूट गई थी, तो इस्लाम को मानने वाला अब कोई नहीं था, तो इस्लाम चला ही तलवार की जोर पे, दैट्स द रियलिटी। बिलाल भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और मुझे नहीं समझ में आती कि हम लोगों के ऊपर इर्तदाद क्यों लगता है। हमने कोई अपनी मर्जी से तो इस्लाम कबूल नहीं किया ना। हम तो पैदा हुए, मैं और एडम तो पैदा हुए हैं एक इस्लामिक फैमिली में। जैसे कोई हिंदू है, कोई हिंदू है, अगर वो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है, अगर तो हमने अपनी मर्जी से आपके दीन को कबूल करके छोड़ा होता तब भी आप कहेंगे जी हमने गद्दारी की है। हमने गद्दारी क्यों की? हमने खुद से एक्सेप्ट नहीं किया। हमें तो ये बाय बर्थ इनहेरिटेड मिला है। अब ऐसे तो आपके जो नबी पाक थे वो बुराक पे बैठ के जाया करते थे, आसमानों पे जाया करते थे, घोड़ों पे जाया करते थे, ऊंटों की सवारी किया करते थे, तो आज आप भी वही शुरू कर लें। अगर हम उस वक्त की चीजों को आज हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बड़े होके खुद पढ़ के क्रिटिकल एनालिसिस करके अगर हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, तो हम पे इर्तदाद क्यों? ये मेरा आपसे सवाल है इंडियन हिंदी साहब। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से अपने खतने नहीं करवाए, अपना सरकमसिजन नहीं करवाया, आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर किया है। तो ऐसे में मेरे पे इर्तदाद कैसे आता है? जी बिल्कुल सही कहा, और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी मर्जी से भी इस्लाम कबूल किया,
भाई साहब, उनको आपने पूरा इस्लाम बताया नहीं था, उनको आपने डिसीव करके इस्लाम के अंदर लेके आए हैं। अब जब उन्हें पता लगा कि वो डिसीव हो गए थे और उन्होंने छोड़ दिया है, तो भी उनके ऊपर इतना नहीं लगता। अर्थात अगर किसी के ऊपर लगाना भी है तो उसके ऊपर लगाओ जिसने पूरे के पूरे इस्लाम को समझने के बाद एक्सेप्ट किया, उसके बाद छोड़े। भाई समझने के बाद तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। मैं कहता हूँ पूरा इस्लाम पढ़ा दो। मैं तो आज भी कहता हूँ इंडिया के हर स्कूल में पूरा का पूरा इस्लाम पढ़ाओ। मजाल है कि इंडिया का एक भी बंदा नॉन मुस्लिम मुसलमान बन जाए कभी भी। आज पूरा इस्लाम इंडिया में पढ़ा दो, प्रॉपर इस्लाम, नॉट ये इनका शुगर केटेड कोटेड इस्लाम, प्रॉपर इस्लाम आज पढ़ा दो। अगर प्रॉपर इस्लाम इंडिया के स्कूलों में पढ़ना शुरू हो गया, सर मैं कहता हूं इंडिया का एक भी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जू, जोरास्ट्रियन और वट, इंडिया में तो हर किस्म का रिलीजन मौजूद है ना, कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा, गारंटीड। मगर पढ़ाना पूरा है, बिल्कुल। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। कभी नहीं पढ़ाएंगे, फिर उसमें क्या होगा, मुसलमानों के बच्चे छोड़ देंगे, फिर कभी नहीं पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ेंगे। ये देखे जी करादावी, تركوا प्रोफेसर ऑफ द प्रोफेसर, الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام. करादावी कह रहा है कि अगर मुर्तद की सजा कत्ल ना होती तो इस्लाम के मोहम्मद के मरते ही पूरा इस्लाम रद्द हो जाता, खत्म हो जाता। انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. कहता है कि आजकल बड़े खोती के बच्चे आ गए हैं जो अपोज करते हैं मुर्तद के कत्ल को, लेकिन وفي آية المائدة إنما جزاء चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 33 उसके बारे में बता रहा है। الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا. جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في वो कहता है कि अबू कुलाबा और बेशुमार ताबीइन और तबा ताबीइन के थ्रू ये वाली आयत जो है मुर्तदों के ऊपर नाज़िल हुई। المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة، और इसके अलावा ढेर सारी हदीसें हैं। مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، कह रहे हैं 1 2 3 नहीं है, أحاديث كثيرة बेशुमार हदीसें हैं عن عدد من الصحابة، और बेशुमार सहाबा के थ्रू वो हदीसें हैं يعني في أن يقتل المرتد. जो कहती हैं कि मुर्तद का कत्ल कर दो। حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. और इब्ने अब्बास से हदीस है कि जिसने अपना दीन बदला उसका कत्ल कर दो। حديث ابن مسعود इब्ने मसूद की तरफ से भी एक لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس. والنفس بالنفس. और वो जो आगे बैठा हुआ है उसको भी हदीसें याद है कि 3 सूरतों में किसी मुसलमान का कत्ल हो सकता है। एक, उसने किसी का कत्ल कर दिया उसके किसास की सूरत में, दूसरा उसने एडल्ट्री की है, तीसरा अगर उसने दीन छोड़ दिया। उसके अलावा किसी मुसलमान का कत्ल नहीं। التارك لدينه المفارق للجماعة، وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ. और वो मुआज और मूसा अशरी की मुख्तलिफ हदीसें बयान कर रहा है। तो इमेजिन करें जी कि दिस इज हाउ इस्लाम फैला। क्योंकि स्टार्ट उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मुर्तद की सजा कत्ल ना होती तो मोहम्मद के मरते ही इस्लाम खत्म हो जाता, इस वजह से जरूरी था। सो एट द एंड ऑफ द डे सर जी, फिर ये इस्लाम किस चीज का नाम हुआ? इस्लाम जोर जबरदस्ती का नाम हुआ। ये एक डॉनशिप है, ये एक डिक्टेटरशिप है। यू कैन कम इन इट बट यू कैन नॉट गेट आउट। यस, माफिया, माफिया एग्जैक्टली। उर्दू में अगर बताएं तो ये माफिया है जिसमें आप सिर्फ घुस सकते हैं, इससे निकल नहीं सकते। और आप क्यों नहीं निकल सकते? मुझे ये लगता है एडम भाई, शायद इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि जो अंदर का बंदा होता है उसके पास इनकी बहुत सारी नॉलेज होती है बातें होती हैं। तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो बेशक। शायद ये एक रीजन है, अगर मैं सादे अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, शायद इसलिए ये इस्लाम छोड़ने को बुरा समझते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये बेचारा, इसने तो अपने जब इसको अकल आई, जब इसके पास इल्म आया तो इसने तब छोड़ दिया। ये खुद से तो इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसने खुद से तो कलमा नहीं पढ़ा था। इसके तो कान में अजान दी गई थी उस वक्त। उस वक्त इसके ऊपर इसके पास अपना इख्तियार भी नहीं था। वो इतना छोटा था जब उसे कान में अजान दे दी गई। और अब बड़ा होकर अगर उसके ख्यालात बदल गए हैं तो आप कैसे उसको मार सकते हैं? सो इनह्यूमन, बहुत गैर इंसानी है। एब्सोल्युटली सर, पूरा इस्लाम ही गैर इंसानी। अभी आप जो बातें बता चुके हैं सऊदी अरेबिया में जो आज भी हो रही हैं, जो कि बहुत सारी चीजें ओपन है, आपने आके बताया, मैं आपका बड़ा आई एम सो थैंकफुल टू यू।
ये ओम साहब एक बड़ी मजेदार बात बता रहे हैं कि एडम भैया आप दोनों भाइयों को क्वेश्चन है कि लोग जो कुरान में मैथमेटिक्स की बात करते हैं उसकी रियलिटी क्या है, लाइक 19 वाला मैथमेटिक्स प्लीज एक्सप्लेन। यार मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया हुआ ओम। ये जो 19 का मिरेकल है, ये अमेरिका में एक बंदा था जिसने बाद में नबूवत का दावा किया था, उसने शुरू किया था 19 का मिरेकल। ये जो 19 का मिरेकल है इन कुरान, उस बंदे को सुन्नियों ने फाइनली 19 छुरियां मार के ही मारा था, क्योंकि उसने, रशाद खलीफा उसका नाम है, उसने क्या किया था कि उसने चैप्टर नंबर 9 की आखिरी 2 आयतें निकाली थी। उसने कहा था ये कुरान का हिस्सा ही नहीं है। नून वल कलम में नून को नून वाव नून किया था ताकि 19 पूरा कर सके, और उसने बहुत सारी आयतों में इस तरीके से हेरी फेरी की थी। ये बात हो रही है अर्ली 1900s की, 1920, 1930, 1940 के अराउंड में, जिस वक्त कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं था। तो उसने चंद एक सूरतों के ऊपर 19 का मिरेकल बनाया था। जब कंप्यूटर साइंस आ गया तो कैलकुलेशन इजी हो गई। तो जब वो कंप्यूटर पे कैलकुलेशन तमाम आयतों की तो 19 का मिरेकल नहीं बैठा। ठीक है, लिहाजा इसको मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो पूरा बैठ ही नहीं रहा। कंप्यूटर की वजह से बहुत इजी हो गया। जब कंप्यूटर में सूरतें डाली और उनके उनके नूनों को और उनके इन चीजों को निकालने की कोशिश की, तो उसके बाद पता लगा कि यार ये तो पूरा बैठ नहीं रहा। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको बोलना बंद कर दिया। 19 के मेरेकल, रशाद खलीफा वाले मेरेकल को, कनाडा में एक स्कॉलर है जिसका नाम है वो जो दाढ़ी वाला, क्या नाम है यार उसका, शाबिर अली। शाबिर अली ने अपनी बुक में एग्जॉल्ट किया था 2000 समथिंग के अंदर भी, लेकिन उसने भी यही हरकत की थी। और उस 19 के मेरेकल में प्रॉब्लम्स जो हैं वो ढेर सारी हैं कि उसकी कैलकुलेशन आपने करनी किस तरह है। अरबी के हरूफों को गिनने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खड़ी जबर को अलिफ के तौर पे एक हरफ में गिनना है, या खड़ी जबर को आपने डायक्रिटिकल मार्क के तौर पे लेना है। अब मसला ये है कि खड़ी जबर को आपने एक जगह पे एक सूरत में डायक्रिटिकल मार्क के तौर पे लिया है, तो दूसरी सूरत में अब आप उसको एक हर्फ के तौर पर नहीं ले सकते, बिकॉज आपने कंसिस्टेंट सिंगल मेथड से तमाम जगह के ऊपर मैथमेटिकल गिनती करनी है। क्योंकि आपके पास 6 मेथड है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपके पास अरबी के अल्फाबेट्स को पढ़ने के लिए, उनके अल्फाबेट को काउंट करने के लिए 6 डिफरेंट मेथड्स हैं। यू कैन नॉट डू कि मैंने एक सूरत में एक मेथड से करना है, दूसरी सूरत में दूसरे मेथड से करूंगा, तीसरी सूरत में तीसरे मेथड से करूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपने गिनना है तो यू विल यूज ओनली वन मेथड फॉर द होल कुरान फॉर ऑल द सूरतें। जब उस मेथड से इन्होंने कंप्यूटर के जरिए करने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा दिस इज बुलशिट, हेंस इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया में इस टाइप की सारी बकवासियात जो हैं वो 10 साल के बाद आती हैं, 15 साल के बाद आती हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता, इनको पता लेट लगता है। तो ये बकवास अगर इंडिया पाकिस्तान में चलना शुरू हुई है, तो मैं किसी दिन इसके ऊपर स्ट्रीम करूंगा और मैं आपको छोटी छोटी सूरतें जो होती है ना, उनके थ्रू साबित करूंगा कि मैथमेटिकल मिरेकल कैसे नहीं हो सकता। और नून वल कलम में तो उसने, रशाद खलीफा ने नून व नून किया था ताकि 2 नून बन जाए, ताकि नून वल कलम में उसने कहा था कि 19 का मिरेकल है, नून 19 मरतबा है, तो 19 मरतबा पूरा करने के लिए उसके नून को नून व नून बनाना पड़ा ताकि 2 नून वहां पे आ जाए, 19 पूरे हो जाए। तो इसकी वजह से उसने इवेंचुअली अपने आप को नबियों में से नबी भी बना दिया था। तो रशाद खलीफा को 19 छुरियां मार के ही सुन्नियों ने कत्ल किया था। एतेराक्सु गिन के उसके कातिल ने 19 छुरियां मारी थी, बताने के लिए तेरे 19 का मिरेकल ये रहा। तो भाई साहब ये चीजें जो जो मुनाफिक किस्म के होते हैं ना लोग, वो ऐसी हरकतें करते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर, और बाकी लोगों का भी कुछ फायदा हुआ होगा ये सुन के। बल्कि मेरे पास एक बंदा आया था साहिल के चैनल पे तकरीबन साल पहले, रशाद खलीफा का फॉलोवर था। उसके लिए मैंने रिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द कुरान निकाल के दिखाया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि कई आयतें नहीं है। जब मैंने उसे कहा था कि भाईजान ये देखो, तुम उसके रशाद खलीफा के फॉलोवर, जब उसे बात हो रही थी तो एकदम से मुझे एहसास हुआ तो रशाद खलीफा का फॉलोवर है। और रशाद खलीफा फॉलोवर्स यूजुअली आपको ये काले मिलेंगे, हबशी काले, अमेरिकन हबशी काले, वो ज्यादा फॉलोवर है उसकी। तो वही आया था और उसकी अम्मा लड़ी एक हुई थी। और इंडिया जी कहते हैं इंटरनेट प्लस सोशल मीडिया प्लस एक्स मुस्लिम्स इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ, ये क्या, राक्षस इस्लाम, वल्लाह हबीबी।